हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल Jrtutorials में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर एंड फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4, मेजरमेंट ऑफ मैटर। अब दोस्तों बहुत सारे लोग का रिकमेंडेशन आया था, दैट्स व्हाई आई हैड स्टार्टेड दिस चैप्टर, बिकॉज नहीं तो मैं तो सीधा लास्ट चैप्टर के ऊपर जाने वाला था। लेकिन बहुत सारे लोग बोले कि सर ये चैप्टर भी रह गया है तो इसको भी कंप्लीट करा दो, एंड फिर आप लास्ट चैप्टर में जाओगे तो वो हमारा ऑफिशियली लास्ट चैप्टर रहेगा, तो आपका पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट हमारा सब चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये एक चैप्टर बचा है यानी कि मेजरमेंट ऑफ मैटर, तो इसको हम लोग करा देंगे फटाक से 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद सीधा लास्ट वाला लेसन, जो स्टार्स वाला जो लेसन है, टेलीस्कोप वाला जो लेसन है, उसको हम लोग कंप्लीट करा देंगे ताकि आप लोग को 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बस कुछ ही दिनों की बात है, कुछ मतलब थोड़े से ही दिन है यार, थोड़ा सा वेट कर लो यार, वो भी खत्म हो जाएगा, फिर आपका 100% साइंस का सिलेबस इज कंप्लीटेड। और बस आपको ये करना पड़ेगा कि हमारे प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस रहेंगे आप देखो, जो वीडियोस चाहिए जब मर्जी चाहे आप आराम से घर पे बैठ के देख सकते हो, उसको पढ़ाई करो एंड अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर करो और अपने कंसेप्चुअल नॉलेज को और भी बेहतर बनाओ दोस्तों। बस यही चाहता हूं आप सभी से, और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ, अच्छे काबिल बनो और लाइफ में आगे बढ़ के दिखाओ, और क्या चाहिए मुझे। ठीक है, बस इतना ही कर देना दोस्तों। तो आज हमारा मेजरमेंट ऑफ मैटर जो चैप्टर नंबर 4 है, इसका पहला लेक्चर होने वाला है। छोटा सा ही लेक्चर रखूंगा, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखूंगा दोस्तों, एंड जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वही सिर्फ पढ़ाने वाला, डोंट वरी। ठीक है, तो छोटा सा लेक्चर की बात करें, सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ मैटर नाम का चैप्टर का जो नाम था मेजरमेंट ऑफ मैटर, तो उसके पहले हमें समझना ये होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अ मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है। अब मैटर का मतलब वी नो दैट मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। ये हमने बचपन से एक डेफिनेशन याद किया हुआ है, ये तो शायद मैंने 4th या 5वीं में पढ़ा था आई गेस, ठीक है ना, और मुझे अब तक याद है। तो मैटर क्या होता है, कोई भी एक ऐसा चीज हो सकता है जो जगह ले। जैसे कि मैंने एक ये बोर्ड के ऊपर ये मैंने एक बॉक्स बना दिया, तो ये इसमें क्या कर दिया, इसने जगह ले लिया, तो ये क्या हो गया, मैटर हो गया। कोई भी ऑब्जेक्ट जो चीज हमें दिखता है वो मैटर हो सकता है। ठीक है, अब ये चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, इसका मैं क्विक एक रिव्यू आपको बता दूं। तो बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में, अलग अलग केमिकल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, उसके मॉलिक्यूलर वेट्स कैसे निकालते हैं, एटम्स क्या होता है, एटम्स के साइज, एटम्स के वैलेंसी, और ये थोड़े बहुत चीज आपने ऑलरेडी 8th में पढ़ा हुआ है। इसी का एडवांस वर्जन में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, जो कि आप 9th में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अगर आपने 8th में थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ा होगा एक चैप्टर का जिसका नाम था इनसाइड द एटम, आई गेस मुझे चैप्टर नंबर याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने 8 को भी पढ़ाया है कुछ ही दिनों पहले, आई गेस चैप्टर नंबर 5 है जहां तक मुझे याद है। तो इनसाइड द एटम नाम था उस चैप्टर का, और वो चैप्टर अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा, जब आप 8th में होंगे तब की मैं बात कर रहा हूं, पिछले साल, तो आपने जब ठीक से पढ़ा होगा ना, तो डेफिनेटली ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। और अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं दोस्तों, फिर भी हम इस तरह समझाएंगे आपको कि आपको वो जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी चिंता और परेशानी की जरूरत आपको नहीं पड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही में उसके मॉलिक्यूलर वेट्स एंड एटम साइज, उसकी वैलेंसी एंड रेडिकल्स के बारे में, ये सभी में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज का बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर, सबसे पहले बात करें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं और उसके ऊपर रिएक्शंस करते हैं। एंड रिएक्शंस भी जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। बेसिकली एक रिएक्शन जो होता है वो नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से करते हैं, दूसरा रिएक्शन जो होता है हम रिएक्टर्स में करते हैं। तो ऐसे देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस व्हिच वी आर परफॉर्मिंग इन आवर डे टू डे लाइफ टू लाइक प्रोड्यूस द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, प्रोडक्ट्स क्या होता है, जो चीज बनता है, जिससे बनाते हैं उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करूंगा अभी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, देखा जाए तो उन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर कंसिडरेशन किया है, बहुत सारी चीजें देखा, जैसे कि डाल्टन एटॉमिक थियरी आया तो उन्होंने कुछ चीजें बताई लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, और उसी में से एक जो टॉपिक था उन्होंने बताया जिसका नाम है दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है इसको मैं शुरुआत करूंगा। ठीक है, इसको रहने देता हूं यहाँ पे, तो शुरुआत करता हूं हमारा टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अब ये एग्जैक्टली क्या होता है इसको समझ लो। ठीक है ना, बहुत सिंपल चीज है, ये बहुत सिंपल है, लोग आपको पता नहीं क्यों हार्ड बता के बताएंगे, लेकिन है बहुत सिंपल। ठीक है, इसके पहले आपने 9th में ही एक चैप्टर पढ़ा था, आई गेस फर्स्ट चैप्टर था, उसमें एक चीज पढ़ा था सेम ऐसे ही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और एक और चीज होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये दोनों चीज आपने सिमिलर पढ़ी होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था कि इनिशियल मोमेंटम, जो स्टार्टिंग का जो मोमेंटम होता है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, आपको याद होगा, नहीं देखा है जाके देख लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला चैप्टर, काफी मजेदार भी है। ठीक है, चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या हो जाएगा, मैटर इज नथिंग बट वी आर डीलिंग विद आवर केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि हमारा केमिकल रिएक्शंस में कैसे होता है। तो केमिकल रिएक्शंस की अगर जब भी हम लोग जिक्र करेंगे या फिर बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की, दो चीज सबसे पहले आता है। दो चीज क्या आता है, सबसे पहले आता है रिएक्टेंट्स। क्या आता है, एक होता है रिएक्टेंट्स
एंड दूसरा जो चीज होता है, जो सबसे बाद पहले ही बोल लूं बाद में बोल लूं, एक ही बात है, तो रिएक्टेंट्स आता है, दूसरा होता है प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, चलो ठीक है। ठीक है, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ये दो चीज क्या होता है? तो जैसे मैंने बोला कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? सबसे पहले रिएक्टेंट्स। और हमेशा एक गुरु मंत्र याद रखना कि रिएक्टेंट जो होता है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के साथ ही लिखना। आपका जो, अगर आप ऐसे खड़े हो तो ये मेरा राइट ही हाथ है, ये मेरा लेफ्ट ही हाथ है, करेक्ट है? ठीक है, तो राइट हैंड जो होगा वो आरएचएस होता है, यानी कि राइट हैंड साइड, तो उसमें हमेशा प्रोडक्ट लिखा जाता है। ठीक है, लेफ्ट की तरफ जो होता है उसमें क्या लिखा जाता है? रिएक्टेंट्स लिखा जा रहा है। ये बेसिक तौर पे कुछ मैं बता रहा हूं, रूल्स है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट आपको याद रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये आपको समझ में आया? अब हमारा जो ये टॉपिक जो है, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, नॉट मोमेंटम, मेरे को पहला चैप्टर याद आ रहा है मोमेंटम, इट इज अ मैटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ये बोलता क्या है? इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है? टॉपिक का मतलब क्या है? तो अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, ये क्या बोलता है कि इसमें जो केमिकल रिएक्शंस होंगे, जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होंगे, जो रिएक्टेंट्स के साथ होगा, उसका जो टोटल वेट जो होगा ना, उसका जो टोटल वेट होगा वो इक्वल होना चाहिए द टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, देखो समझने वाली बात है ये। ठीक है, रट्टा मारने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है, समझ लोगे तो ही आपके लिए अच्छा है दोस्तों। क्या बोल रहा हूं मैं बार बार कि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है वो क्या बोलता है कि द टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट, किसका? टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो इक्वल होना चाहिए टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट से। ठीक है, रिएक्टेंट्स जितना भी उसका वजन रहेगा, 100 ग्राम वजन रहेगा रिएक्टेंट्स का, तो 100 ग्राम प्रोडक्ट्स का ही बनना चाहिए। क्योंकि एक नॉर्मल सा सवाल मुझे आप लोग से ये है, या फिर आप लोग से एक स्टेटमेंट ये देना चाहता हूं कि अगर आप क्या एक बेसिक तौर पे समझ लो, दूध है, ठीक है ना, अब दूध का दही बनता है, तो जितना दूध रहोगे उतना ही दही बनेगा। ठीक है, जस्ट एक बहुत ही, मुझे पता है बहुत खराब एग्जांपल था, ठीक है ना, केमिकल्स के नाम मुझे याद नहीं आ रहे थे, इसके लिए मैंने बोला, लेकिन ट्रस्ट मी यही चीज होता है ना कि जो भी चीज आप रिएक्टेंट में डालोगे, जब कोई रिएक्शंस करवाना है मुझे, तो जो चीज डालोगे उतना ही चीज तो बनना चाहिए, कि ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा, ऑब्वियसली उतना ही बनना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इसका मतलब यह हुआ कि जो चीज हमने डाला वो उतने ही प्रपोर्शन में रहता है, उतने ही बाय वेट में रहता है, वजन में उतने ही रहता है जितना हमने उसको डाला था। यानी कि जो फाइनल, जो हमने जो चीज डाला, यानी रिएक्टेंट जो डाला, और जो चीज प्रोड्यूस हुआ, जो चीज बन रहा है यानी प्रोडक्ट, वो दोनों का जो मैटर होगा, यानी कि जो वेट होगा, वो क्या होगा दोस्तों? सेम होगा। एंड ये स्टेटमेंट को, ये जो थियरी है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स के साथ भी मैं चाहूंगा आपको बताऊं, ठीक है ना, बुक्स वगैरह में एग्जांपल मेंशन नहीं किए, लेकिन मैं अपना खुद का एग्जांपल इन्वेंट करने की कोशिश करता हूं। इन्वेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन नॉर्मली आपको मैं कंसिडरेशन करवाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं क्या? इसका मुझे काम नहीं है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ताकि हमारे पास स्पेस थोड़ा बन जाए। ठीक है ना, मजेदार। ओके, ये ठीक है, स्पेस बन रहा है, इसको भी मिटा देता हूं। चलो वापस से नए तौर पे लिखेंगे, मजा आएगा। ठीक है, काफी मजेदार टॉपिक है, आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे ना दोस्तों, आप लोग को क्या मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, बस पढ़ाई क्या होती है दोस्तों, लोग को बोर क्यों लगता है? क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं उसमें, जो भी बोलते हैं यार बहुत हार्ड है, नहीं समझ में आ रहा है यार, लेकिन आप इंटरेस्ट तो दिखाओ, क्या पता आपको समझ में आए और मजा भी आने लगे। तो जैसे मैंने बोला, जैसे कि क्या बोला मैंने, हाँ, रिएक्टेंट्स वाला, तो यहां पे रिएक्टेंट्स होता है, और रिएक्टेंट्स जब भी बनता है तो उसके साइड में क्या बनता है? प्रोडक्ट्स बनता है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, आपके रूल्स याद रख लेना, लेफ्ट हैंड साइड में है, ये आपके राइट हैंड साइड में। ठीक है, ये तो चलो बेसिक चीजें बता दिया, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स। और जैसे मैंने बोला, तो इसका जो टोटल वेट रहेगा, ठीक है, रिएक्टेंट्स का टोटल जो वेट रहेगा वो प्रोडक्ट्स के टोटल वेट के बराबर होना चाहिए, और यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, लेट्स सपोज कि मैं यहां पे बात करता हूं रिएक्टेंट, एक रिएक्शन आपको लिखूंगा मैं। सबसे पहले लेट्स सपोज कि मेरा समझ लो कार्बन है, ठीक है ना, कार्बन के साथ जब मैं ऑक्सीजन को रिएक्ट करूंगा तो ये दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट्स हो गए। ठीक है, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो ये बन जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये दोनों मेरे रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट हो गए। ठीक है ना, कभी भी कैसे पता चलेगा? रिएक्टेंट जो होता है वो एरो के क्या होता है? लेफ्ट साइड तरफ होता है। ठीक है ना, एरो के लेफ्ट की तरफ, LHS की तरफ क्या होता है? रिएक्टेंट्स होता है, एरो के राइट की तरफ क्या होता है? प्रोडक्ट्स होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट। अब निकालेंगे हम लोग इसका वेट, क्योंकि हमारा मेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या बोलता है? जितना वेट रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही वेट जो है वो प्रोडक्ट्स का होना चाहिए, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं ये हम लोग चेक करेंगे इस एग्जांपल के साथ। तो कार्बन का जो एटॉमिक वेट जो होता है दोस्तों वो होता है 12। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन 7, सबका याद होता है, वैसे आपको हर एक का एक वेट होता है, एटॉमिक वेट बोलते हैं, या फिर एटॉमिक मास भी कहा जाता है उसको, तो वो आपको याद रखना है, या फिर कभी कभी आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट जो होता है दोस्तों वो होता है 16, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? ये 16 2 हो जाए 32, यानी कि यहाँ पे कार्बन का जो एटॉमिक वेट है वो 12 है, और ऑक्सीजन का जो O2 यानी कि ऑक्सीजन का पूरा मिला के जो एटॉमिक वेट हो गया 32। तो जब 12 और 32 ये दोनों को मैं प्लस करूंगा, क्यों प्लस करूंगा? क्योंकि ये दोनों
रिएक्टेंट है ना, तो ये पूरा रिएक्टेंट का मुझे वेट अगर बताना है तो मुझे दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल बनेगा रिएक्टेंट जो है हमारे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को मिला के जो वेट आ रहा है हमारा वो 44 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट। वही राइट हैंड साइड का अगर बात करूं तो कार्बन का होता है 12, फिर से ऑक्सीजन का अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है ना, अब 12 प्लस 16 से कितना होता है 32, यानी 12 प्लस 32 अगेन 44। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि यहां पे भी 44 आ रहा है और यहां पे भी 44 आ रहा है, यानी कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है LHS इज इक्वल टू क्या आ रहा है राइट हैंड साइड यानी कि RHS। और यही तो हमें बताना था दोस्तों कि कभी भी कोई रिएक्शन जब होता है और अगर उसमें ऐसा होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड के जो एटॉमिक वेट होते हैं, जो वजन होता है रिएक्टेंट्स का, वो अगर उसके राइट हैंड साइड यानी कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके वेट के जब बराबर आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्या फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर जो है वो चीज फॉलो कर रहा है। और यही तो हमारा समझाने का आप लोग को मतलब था। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक और है, ये मैं आपको कराऊंगा आज के इस लेक्चर में, जो कि आखिरी टॉपिक होगा आज के इस लेक्चर का, जो कि है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। यानी कि कुछ ऐसे केमिकल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनका जो प्रपोर्शन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो वो क्यों नहीं होता है, कैसे कांस्टेंट होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और आपको ये चीज ना आपके केमिस्ट्री का जो बेस होता है, क्योंकि ये जो चीज आप पढ़ रहे हो रिएक्शंस की जो चीजें हैं इसको केमिस्ट्री कहा जाता है ना। 11th में आप जाओगे तो इस चीज को क्या नाम दोगे, केमिस्ट्री कहोगे। करेक्ट है? तो ये जो चीजें हैं समझ में आ रहा है, ये जो चीजें की मैं बात कर रहा हूं ये अगर आपने आज समझ लिया, इसका बेस आज अगर आपको समझ में आ गया हमारे इस लेक्चर के माध्यम से, तो डेफिनेटली आपका जो फ्यूचर होगा यानी कि जब आप 11th में जाओगे 12th में जब जाओगे उसमें जब केमिस्ट्री ये सब पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा क्या लगेगा, ईजी लगेगा। ठीक है, तो जो टॉपिक की मैं जो बात कर रहा था दोस्तों उसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। यानी कि कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन में हर चीज का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एक प्रपोर्शन जो होता है, जो हिस्सा होता है वो कांस्टेंट होता है। तो उसका क्या लॉ है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, नॉट कंजर्वेशन पहले का बोल रहा हूं मैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन के लॉ के हिसाब से बात करें तो जितने भी कंपाउंड बनते हैं जो प्रपोर्शन होता है वेट द्वारा, जो भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कि द वेट ऑफ एलिमेंट्स in particular compounds are in fixed proportion। यानी कि क्या होता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में वो चीज होता है। क्या मैंने बोला कि जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं कोई भी कंपाउंड के अंदर, उसका जो वेट होता है, उसका जो वजन होता है वो क्या होता है, वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, कांस्टेंट होता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नाम है, फिक्स प्रोपोर्शन नाम है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे कि यहां पे लिया है हाइड्रोजन, ठीक है, एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनते हैं, सभी को पता है, वाटर बनता है H2O। यानी कि इस चीज में अगर बात करें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन का अगर मैं बात करूं एटॉमिक जो वेट होता है वो क्या होता है दोस्तों, एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं वो होता है 1। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है, वही ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। यानी कि ये दोनों आपस में जो अरेंज किए गए हैं ये 1:8 के रेशियो में अरेंज किए गए। यानी कि जब भी मैं कोई भी कितने भी मॉलिक्यूल्स ले लूं, यानी कि पानी का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जितने भी बार मैं मॉलिक्यूल्स ले लूंगा उसका जो प्रोपोर्शन आएगा वो 1:8 ही आएगा। जैसे कि अगर मैंने लिया 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले लिया तो ये वाटर मेरा कंपाउंड है। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब मैंने लिया है यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, H2O। यानी कि 1 मेरा क्या है, हाइड्रोजन के लिए है, और ऑक्सीजन के लिए कितना है, अगेन 8 है। समझ में आ रहा है? तो इसको अगर मैं कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाई करूं ये तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा ना। ठीक है ना, ये तो कॉमन है, यानी कि इधर 1 है, इसका 1 है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 8 है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 3 8 कितना हो जाएगा 24। यानी कि 3:24 आ रहा है। समझ में आ रहा है? दोनों का रेशियो 1:8 है, यहां पे 1:8 है। ठीक है, लेकिन ये 3 मॉलिक्यूल है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 3 हो गया और 3 8 24 हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई भी कर लो, 3 के टेबल में 3 1 3 और 3 8 24, तो फिर से 1:8 ही आ रहा है आप देखोगे तो। यानी कि इन शॉर्ट आप कितने भी बार मॉलिक्यूल उसको ले लो, आपका जो प्रोपोर्शन आएगा वो फिक्स आएगा, हमेशा फिक्स आएगा। दैट्स व्हाई इसका नाम क्या है, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। एक और छोटा सा एग्जांपल है, ये भी आपको मैं करा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या यहां पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि लेट्स सपोज कि यहां पे हमको बोला है कि हमारे पास 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। क्या बोला है यहां पे, हम लोग को यहां पे एक चीज उन्होंने बोल के रखा है कि हमारे पास जो है दोस्तों वो क्या है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको रफ कर लेता हूं सबसे पहले, हमारा आखिरी एग्जांपल है, उसके बाद हम लोग लेक्चर को स्टॉप करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने आया आज का लेक्चर, टेंशन नहीं लेना है आपको। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने क्या बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास कितना है, 44 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब इसका मुझे बताना है कि कार्बन और ऑक्सीजन का प्रपोर्शन क्या है। तो जैसे कि सभी को पता है कि कार्बन जो है इस चीज का अगर मैं एटॉमिक वेट भी कंसीडर करूं तो 12 होता है। ऑक्सीजन का अगर मैं कंसीडर करूं तो कितना होता है वो 32, यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है ना, करेक्ट है। एक स्टेप बढ़ा के दिखाते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है इसके लिए 16 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ा, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का कितना है, O2 का कितना है 32। अब ये दोनों का रेशियो निकालेंगे, यानी कि कितना हो गया दोस्तों 12:32। इसको सिंप्लीफाई करो, किसके टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में कॉमनली जाएगा। 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, यानी कि इसका रेशियो कितना आया 3:8 आया। कितना आया 3:8 आया। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे ही आप नॉर्मल कार्बन और ऑक्सीजन को भी कंसीडर करोगे तो सेम वही चीज आएगा। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि हर एक चीज का यहां पे जो कॉन्स्टेंटली प्रपोर्शन जो है वो फिक्स किया गया है, तो वही होने वाला है, ठीक है। तो जब भी कार्बन और ऑक्सीजन साथ में बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, तो वो कितना आता है, उसका जो रेशियो आता है वो 3:8 आता है। वाटर का जब बनता है तो 1:8 आता है। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड जो होते हैं जिसके बीच में जो रेशियोस होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी कि जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे, यानी वाटर जब बनेगा, तो उसके बीच में जो रेशियो प्रोपोर्शन जो रहेगा वो 1:8 ही रहेगा, यानी 1 हाइड्रोजन रहेगा तो 8 क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। समझ में आ रहा है, ये मैं बता रहा हूं। वैसे जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगा, फैक्ट्री में बनाओ, लैबोरेटरी में बनाओ या फिर नेचुरली जब बन रहा होगा, तो इसमें से 3 हिस्सा जो होगा वो कार्बन का होगा और 8वां जो हिस्सा होगा वो ऑक्सीजन का होगा। तो ऐसे ही फिक्स प्रोपोर्शन होते हैं हर एक कंपाउंड में कि इतना ये देगा, इतना ये देगा, ऐसा वाला। और इसी चीज को कहा जाता है दोस्तों, दैट इज लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, या फिर उसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर, आपको समझाने का जो मेरा मकसद था यही था। उम्मीद करता हूं कि हर एक चीज जो हमने आपको आज जो कराई है, चाहे वो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो, चाहे वो मैटर के ऊपर बात हो, चाहे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर हो, चाहे वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो, हर एक चीज आपको उम्मीद करता हूं हर चीज क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्द लेकर आ जाऊंगा आपके लिए अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 2, जिसमें और थोड़ा ब्रीफली हम लोग पढ़ेंगे और आगे की जो बहुत सारी चीजें हैं रिगार्डिंग एटम्स, एटम साइज, मास, वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ऑलमोस्ट मैंने सिखा ही दिया, लेकिन कैसे कैलकुलेट करते हैं फिर से टॉपिक जब आएगा तो करा देंगे अच्छे से। तो बस इंतजार करना अगले लेक्चर वीडियो का। और ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।